हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल कुमार सिंह, लेक्चरर मैकेनिकल MIT शामली से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में स्टार्ट करते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन से। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय VCRS, वायु संपीड़न निकाय, जो कि हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल में पढ़ा था, का परिवर्तित एवं शुद्ध हवा रूप है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ की अवस्था वाष्प होती है। इसमें हम कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस होगी, वो वेपर होगी। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे R12, R22, अमोनिया, CO2 एंड मैनी मोर। VCRS में हम 4 इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 मुख्यतः 4 होंगे। संपीडक, कंप्रेशर। इसका मुख्य कार्य रेफ्रिजरेंट की वाष्प का ताप एवं दाब इतना उच्च कर देना है जिससे संघनित्र द्वारा संघनन हो सके एवं वाष्प द्रव में परिवर्तित हो सके एवं संपूर्ण चक्र में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह हो सके। मतलब कंप्रेशर तो कंप्रेस करेगा, इस लेवल तक ले जाएगा उसके प्रेशर को, टेम्परेचर को वो कंडेंसर में जाकर उसका कंडेंसेशन कर सके। और दूसरा, जब हम कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उस रेफ्रिजरेंट का फ्लो पूरी साइकिल में हो सके, पूरे साइकिल में रेफ्रिजरेंट प्रवाह कर सके। इसके बाद यूज करते हैं, कंप्रेशर के बाद यूज करते हैं कंडेंसर। इसका मुख्य कार्य रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा लेकर परिवेश में पहुंचाना होता है तथा रेफ्रिजरेंट को वाष्प से द्रव में परिवर्तित करना होता है। थर्ड, एक्सपेंशन डिवाइस। इसका मुख्य कार्य रेफ्रिजरेंट का प्रसार करना होता है। जब हम किसी भी चीज का प्रसार करेंगे, उसे एक्सपेंड करेंगे, तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है। इसके लिए हम एक बहुत ही पतली ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने फ्रिज में, घर के रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा, बहुत पतली ट्यूब होती है, उसमें उसका एक्सपेंशन होता है। इसमें ऊष्मा नियत रहती है। ऊष्मा ना तो बाहर से ली जाती है, ना ही बाहर से दी जाती है, इसलिए ऊष्मा कांस्टेंट रहती है। इसलिए इसमें एंथैल्पी, जो कि एंथैल्पी भी एक एनर्जी है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद आता है इवेपोरेटर। इसमें ऊष्मा को आहरित किया जाता है जिससे निकाय का ताप कम किया जा सके। आइए देखते हैं आगे कैसे कैसे यूज करते हैं हम इसे। यह है इवेपोरेटर हमारा। वाष्पित्र। वाष्पित्र में क्या करेंगे, हमें कोई भी हमारा कोल्ड चैम्बर है उसको ठंडा करने के लिए हम वाष्पित्र द्वारा, इवेपोरेटर द्वारा हीट को लेंगे कोल्ड चैम्बर से। इसने इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट ने हीट ले ली। यहाँ पर हीट लेने के बाद में यहाँ से निकला इवेपोरेटर से, किस फॉर्म में निकलेगा, जनरली सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। सैचुरेटेड वेपर मतलब संतृप्त वेपर होगी। यहाँ से निकाला हमने। इसके बाद ये कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो जाएगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम इसलिए करते हैं जिससे कि कंडेंसर में जाकर ये हीट रिजेक्ट कर सके। हीट कौन सी रिजेक्ट करेगा, यहाँ से इसने लिया लेटेंट हीट। हीट यहाँ पर भी जनरली ही कंडेंसर में लेटेंट हीट रिजेक्ट होगी। कंप्रेसर ने कंप्रेस किया सैचुरेटेड वेपर्स को। कंप्रेस करने के बाद में सुपर हीटेड कंडीशंस में वेपर हमारी कंप्रेसर से बाहर निकलेगी। कंडीशन बाहर निकलने के बाद कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में कंडेंस होगी, संघनन होगा उसका। सुपर हीटेड वेपर का संघनन होगा। लेटेंट हीट ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। जब लेटेंट हीट बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में ये बाहर निकलेगा। सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में ये बाहर निकला। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा, एक्सपेंशन डिवाइस लगी होगी। बहुत पतली ट्यूब होती है, बहुत टाइप की होती है, बहुत पतली ट्यूब मान के चलते हैं इसे, बहुत पतली ट्यूब होगी। इसमें इसका एक्सपेंशन होगा। जब इसमें एक्सपेंशन होगा इसका, तो एक्सपेंशन होने पर इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम हो जाएंगे, बट इसमें हीट ट्रांसफर और एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। जब हीट ट्रांसफर और एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ से ये निकलेगा फॉर्म में, सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में, और प्लस थोड़ी सी वेपर होगी। वेपर हम अभी बता देते हैं वेपर किस लिए होगी। जब एक पतली ट्यूब में से रेफ्रिजरेंट निकलेगा तो इसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होगा, कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर आता है। इसके बाद में ये फिर से एंटर करेगा इवेपोरेटर में। जैसे पहले बताया था, कोल्ड चैम्बर से ये हीट लेकर फिर वही साइकिल को रिपीट हो जाती है।
इसके बाद आता है पीएच डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। देखते हैं प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में क्या होता है। एक तरफ हम प्रेशर लेते हैं, दूसरी तरफ एंथैल्पी लेते हैं। प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में इस तरह से हमारा एक डायग्राम बनेगा। सबसे ऊपर होता है क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्रांतिक बिंदु पर क्रांतिक दाब होगा, क्रांतिक ताप होगा, सभी इसकी प्रॉपर्टीज क्रांतिक होंगी। इस कर्व पे होते हैं कंडीशन सैचुरेटेड लिक्विड, संतृप्त द्रव होता है। संतृप्त द्रव मतलब कि इसके बाद में और द्रव नहीं होगा, इसके बाद में ये वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसके इस तरफ होगा सबकूल्ड रीजन। सबकूल्ड रीजन मतलब इस पे जितना टेम्परेचर होगा उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। यह है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्रांतिक बिंदु से राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो यह है लाइन सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसके बाद में जितनी वेपर बननी होगी बस यहाँ तक बनेगी। इसके बाद में और वेपर 100% वेपर यहाँ पे बन चुकी होगी। इसके बाद में अगर इधर जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कंडीशन कौन सी, सुपर हीटेड रीजन, अति तप्त कंडीशन होंगी, अति तप्त क्षेत्र होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अति तप्त क्षेत्र। अति तप्त क्षेत्र होने के बाद में एक समझ में आ गया यहाँ पे सब कूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, बीच में वाटर, ये जो पूरा रीजन है वाटर प्लस वेपर का मिक्सचर होता है इसमें। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इसमें टेम्परेचर नियत कैसे होगा, यहां से यहां तक टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, यहां से इस तक यह है टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन। इसके बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट कैसा होगा, आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये जो लाइन आई हुई है ये वाली, इस तरह से। इधर कैसा होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, इस तरह से सीधी लाइन है, थोड़ा सा टिल्ट है प्रेशर की तरफ को, इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन में, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर अगर 35 है तो यहाँ पर भी 35 होगा, यहाँ पर भी 35 होगा, यहाँ पर भी 35 होगा, यहाँ पर भी 35 होगा। तो ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस, स्थिर ताप रेखाएं। कौन से ग्राफ में, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में लाइन है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस। अब बात करते हैं सुपरहीटेड लाइंस की। यह सुपरहीटेड क्षेत्र है, ये लाइन है कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। तो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन कैसी होंगी, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन होंगी इस तरह से निकली हुई होंगी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर देखा, इसमें सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में यह है लिक्विड लाइन, यहाँ पर होगा वाटर, 100% वाटर होगा यहाँ पर, इस लाइन पर 100% वाटर होगा इस लाइन पर। जैसे जैसे इस लाइन के राइट साइड में बढ़ते जाते हैं यहाँ पर आ जाएगा 100% वेपर। अगर इस लाइन पे यहाँ पे 100% वाटर है, वेपर कितनी होगी यहाँ पर 0। यहाँ इस लाइन पर 100% वेपर है, वाटर कितना होगा 0। और इस लाइन पर हम कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी वेपर है कितनी वाटर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ होगा यहाँ पर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में देखते हैं इस तरह का ग्राफ होता है हमारा। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये है हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। लेफ्ट साइड में सबकूल्ड रीजन है, राइट साइड में सुपर हीटेड रीजन है, अति तप्त क्षेत्र है। क्रांतिक बिंदु होगा, ये है क्रांतिक बिंदु, इस पर दाब होगा, क्रांतिक ताप होगा, दोनों चीज होंगी। यहाँ पर लिक्विड होता है इस लाइन पर, जैसे देखा था पीएच डायग्राम में, प्रेशर एंथैल्पी में यहाँ पर था लिक्विड। ऐसे ही टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में ये लिक्विड लाइन होगी, ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। लिक्विड 100%, इस लाइन पर वेपर 100%। बीच में क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम डी सी पर पता चल गया है, ए पर भी हम कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, ये हमने पहले देखा हुआ ही था
इसके हिसाब से टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम देखते हैं। 1 से यहाँ पे देखते चलिए 1 2 3 4 ये हमने पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ से देखते चलिए 1 से 2 पर गए। कंप्रेशर में कंप्रेस हुआ रेफ्रिजरेंट, 1 से 2 पर आए। कंप्रेशन कैसे होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 पर होगा हीट रिजेक्शन। हीट कौन सी रिजेक्ट होगी? लेटेंट हीट। 2 से 3 पर हीट रिजेक्शन होगा। यहाँ पर पहले यहाँ पर इसने हीट रिजेक्ट की है, ठीक। पहले सुपर हीटेड से आए सैचुरेशन तक है लिक्विड सैचुरेशन लाइन तक। 2 से 3 पर हीट रिजेक्ट कर दिया है। 3 से 4 में एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, एक्सपेंशन प्रोसेस होगी 3 से 4 में। तो यहाँ पे आ गया 3 से 4। एक्सपेंशन होने पर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही डाउन जाएंगे। 4 to 1 में इसने हीट ली है यहाँ से कोल्ड चैम्बर से, तो 4 to 1 पे लेंगे हम हीट एडिशन प्रोसेस। एंड जब हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। हीट 2 से 3 में हीट घटेगी, हीट रिजेक्ट होगी तो एंट्रोपी विल डिक्रीज यहाँ पर। और ये है कॉन्स्टेंट एंट्रोपी लाइन। ये एंट्रोपी 3 से 4 में थोड़ी सी बढ़ गई है, जैसे हमने पहले बताया था। ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ हीट एडिशन होगी, कुछ हीट एडिट हुई है यहाँ पर, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में H1 से H2 पर, यहाँ पर 1 से 2 पर जब हमने इस पर कुछ कार्य किया है कंप्रेशर पे, तो H1 से H2 पर एंथैल्पी इसकी बढ़ी है। 2 से 3 पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, 2 से 3 पर एंथैल्पी डिक्रीज हुई है H2 माइनस H3। 3 से 4 पर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है, एक्सपेंशन होता है इसमें। 3 से 4 पर एक्सपेंशन होगा, प्रेशर भी कम हुआ है यहाँ पर, टेम्परेचर भी कम हुआ है। 4 to 1 पर फिर अगेन कोल्ड चैम्बर से हीट लेते हैं, तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस है। इसमें वाष्पित्र में इसको हीट को हम निकालते हैं। अब देखते हैं केसेस क्या क्या बनते हैं हमारे पास। पहला केस बनेगा इसमें गीली वाष्प के साथ वाष्प संपीड़न चक्र, वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेट वेपर। देखिए यहाँ पर 4 to 1 के बाद में 1 to 2 जाएंगे। 1 पे कैसी वेपर निकल के आई है इवेपोरेटर से? वेट वेपर। वेट वेपर मीन जिसमें कुछ पोर्शन वेपर के अंदर लिक्विड का कुछ पोर्शन उपस्थित है। लिक्विड का कुछ पोर्शन क्या है? उपस्थित है। लिक्विड प्लस वेपर। अब लिक्विड और वेपर का मिक्सचर जो कि वेट वेपर के रूप में यहां से कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, सैचुरेटेड कंडीशन लगाई। ये है देखो यहाँ पर सैचुरेटेड कंडीशन, ये कंडीशन है सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन यहाँ पर सैचुरेटेड कंडीशन में निकला, कंप्रेसर से बाहर आएगा कंडेंसर में। 2 से 3 पर कंडेंसर में क्या करते हैं हम? कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट करते हैं, संघनित्र में संघनन करते हैं। 2 से 3 पर हीट रिजेक्ट हुई है। 2 से 3 पर यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुई है। हीट रिजेक्ट कैसे हो रही है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हुई है। 3 पर आने के बाद में 3 to 4 जाएंगे। अब हम 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस है। H3 इज इक्वल टू H4 होता है। H3 और H4 दोनों बराबर होंगे यहाँ पर। 3 to 4 में आगे यहाँ से 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस। 4 to 1 में फिर से 4 to 1 में क्या बताया था अभी? 4 to 1 में हमने बताया था कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में लेकर जाएगा। 4 to 1 हीट इसने कितनी एब्जॉर्ब करी? यहाँ से H1 माइनस H4, यहाँ से H1 माइनस H4। इस तरह की ये साइकिल मूव करेंगी। आइए देखते हैं पहला संपीड़न कंप्रेशन प्रोसेस। संपीड़न प्रक्रम। संपीडक जो कि कंप्रेसर होता है, संपीडक में प्रवेश करने से पूर्व रेफ्रिजरेंट द्रव तथा वाष्प के रूप में कम दाब तथा कम ताप पर होता है। प्रक्रम में एंट्रोपी नियत होती है, जिसको आइसेंट्रोपिक या फिर रिवर्सिबल रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं। संपीडक से बाहर निकलते समय वाष्प शुष्क, ड्राई एवं सैचुरेटेड होती है और बिंदु 2 पर दाब और ताप दोनों बढ़ते हैं। बिंदु 2 तक दाब और ताप दोनों बढ़ते हैं यहाँ पर। तो प्रक्रम के दौरान संपीडक पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू H2 माइनस H1। बस हम यहाँ से पीएच डायग्राम में से देख लेंगे H2 माइनस H1। यहाँ से ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये वाला H2 माइनस H1, ये जो डिफरेंस है ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? ये
कार्य। अब आते हैं सघनित्र प्रक्रम, कंडेंसेशन। इसमें देखो संघनन होता है। संपीडक से बाहर निकलकर शुष्क तथा संतृप्त वाष्प एवं सघनित्र में प्रवेश करती है। सघनित्र में दाब तथा ताप पर संघनन होता है। कैसे दाब पर? स्थिर दाब और स्थिर ताप पर संघनन होगा। रेफ्रिजरेंट गुप्त ऊष्मा को रिलीज करता है। रेफ्रिजरेंट वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है एवं संघनित्र में रेफ्रिजरेंट बिंदु 3 पर बाहर निकलता है। बिंदु 3 पर ये बाहर निकला। प्रक्रम के दौरान स्थानांतरित की गई ऊष्मा कितनी होगी? कितनी हमें रिजेक्ट किया? H2 माइनस H3, H2 माइनस H3, ये चीज H2 माइनस H3, ये चीज हमने यहां से रिजेक्ट कर दिया। H2 माइनस H3 इतनी रिजेक्ट कर दी गई है, H2 माइनस H3। ठीक सेम डायग्राम है। आगे के दो प्रोसेस बचे हुए हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस में इस प्रक्रम में रेफ्रिजरेंट का प्रसार किया जाता है, जिसके लिए एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रोटलिंग वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेंथैल्पिक क्यों? क्योंकि इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। प्रसार होने के कारण दाब और ताप दोनों बिंदु 4 तक घटते हुए जाते हैं। बिंदु 4 तक यहाँ पर दाब और ताप घटते हुए आए हैं। इस प्रक्रम में नए ऊष्मा को आदान प्रदान नहीं किया जाता है। रेफ्रिजरेंट बिंदु 4 पर बाहर निकलता है। बिंदु 4 यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इससे बाहर निकला। कहाँ पर? यहाँ पर बिंदु 4 यहाँ पर बाहर निकला रेफ्रिजरेंट। बाहर निकलने के बाद में जैसे हमने पहले बताया था H3 इज इक्वल टू H4, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। H3 और H4 बराबर होते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस में। अब नेक्स्ट इसके बाद कहाँ जाएगा? ये इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में इवेपोरेशन प्रोसेस होगी या वाष्पीकरण होगा या वेपोराइजेशन होगा, तीनों एक ही बात होते हैं। वाष्पित्र में स्थिर दाब तथा ताप पर वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रम में द्रवीय रेफ्रिजरेंट वाष्पित्र में गुप्त ऊष्मा को आहरित करता है तथा द्रव रेफ्रिजरेंट अधिकांश वाष्प में परिवर्तित होता है। बिंदु 1 तक पहुंचता है और चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है, पुनः रिसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा को रेफ्रिजरेंट प्रभाव कहते हैं। जो हमने यहाँ से हीट लिया वही हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट H1 माइनस H4, इस H1 माइनस H4 हमारा होगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। यहाँ से COP कितना निकल जाएगी? फिर COP हमने पढ़ी थी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन वर्क, रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव डिवाइड बाय रेफ्रिजरेशन कार्य। तो COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन प्रभाव कितना था? इसमें से यहाँ से 1 में से 4 घटा देंगे, H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। चलिए ठीक है, थैंक यू आज के लिए।